हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एमपी कंपटीशन चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर अपन लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। दोस्तों, विकलांग बालक कौन से बच्चे बालक विकलांग श्रेणी में आते हैं? विकलांग बालक में शारीरिक एवं मानसिक या सामाजिक रूप से कमियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिस कारण इससे ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना। विकलांग शिक्षार्थियों की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक रूप से जीवन में समायोजन सिखाना होता है। इन बालकों के लिए इनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होने से इन्हें सिखाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, इन बालकों की इनकी आवश्यकता अनुसार अगर शिक्षा दी जाए तो इनके जीवन में काफ़ी उन्नति हो सकती है। गंभीर अवस्थाओं को छोड़कर साधारण विकलांग विद्यार्थियों की योग्यता सामान्य या औसत बालकों जैसी ही होती है। क्रो के अनुसार क्या होता है? ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित करता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एडलर क्या कहते हैं? एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है और उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। वह इसकी क्षतिपूर्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या विसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। इन सब से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है जो उसके शारीरिक दोषों के कारण है। ये हमारे किनका कहना है? एडलर के साहब का। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैसे? शारीरिक विकलांग से तात्पर्य शरीर की उस कमी से है जिसके कारण व्यक्ति के एक अथवा एकाधिक अंग अपनी स्वाभाविक क्रिया के संपादन में सर्वथा अक्षम होते हैं। सामान्य या औसत बालकों की तुलना में उनके अंगों की कार्य क्षमता औसत से कम होती है। वह अक्षमता जन्म से होती है अथवा दुर्घटना या बीमारी के कारण उत्पन्न होती है। शारीरिक विकलांगता के प्रकार: दृष्टि दोष वाले बालक, पूर्ण रूप से अंधे या आंशिक रूप से अंधे बालक को दृष्टि दोष वाले बालक माना जाता है। इनमें दृष्टि सामग्रियों जैसे मानचित्र, वीडियो से सीखने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसे बालकों के कान, नाक आदि समान ढंग से कार्य नहीं कर रहे होते। इनकी शिक्षण योग्यता समान बालकों के समान होती है। इनमें दूसरों के व्यवहार के अनुकरण करने की संभावना सीमित होती है और दूसरों के साथ परस्पर क्रिया के समय शारीरिक, भाषा तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों को निरीक्षण की योग्यता नहीं होती है या सीमित होती है। पूर्ण अंधापन जन्मजात होता है तथा आंशिक अंधापन जन्म के बाद धीरे धीरे आता है। उन्हें पढ़ने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और पढ़ने के लिए ब्रेल छपाई सहायक सिद्ध हुई है। इसी प्रकार से आंशिक अंधेपन से ग्रस्त बालक बड़े अक्षरों वाली छपाई की पुस्तकों या आवधिक लेंस की सहायता से ही पढ़ सकते हैं। दृष्टि दोष वाले बालकों की पहचान: आंखों की बनावट में दोष होना, आंखों को बार बार मिलना, आंखों का बराबर लाल रहना, वस्तुओं को बहुत निकट लाकर देखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखे लेखन को पढ़ने में मुश्किल होना, आंखों से पानी बहना या भैंगेपन की शिकायत करना। तो दोस्तों, ये दृष्टि दोष वाले बालकों की पहचान है। श्रवण एवं वाणी दोष वाले बालक: सुनने की क्रिया शिक्षार्थी के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होती है। श्रवण संबंधी समस्याएं शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वाणी दोष श्रवण समस्याओं के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। श्रवण शक्ति की माप श्रवण यंत्रों द्वारा की जाती है। इसके द्वारा ध्वनियों को डेसिबल में मापा जाता है। श्रवण शक्ति में मंद दोष 20 से 30 डेसिबल, सीमांत दोष 30 से 40 डेसिबल और सामान्य 40 से 60 डेसिबल वाला, गंभीर 60 से 70 डेसिबल वाला और गहन दोष वाला 75 डेसिबल से अधिक सीमा तक का होता है। दोस्तों, शिक्षार्थियों में गंभीर श्रवण दोष के कारण बोलने की क्षमता का विकास नहीं होता। वाणी उपचार द्वारा बोलने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। श्रवण दोषों की पहचान: दोस्तों, श्रवण दोषों की पहचान: कान की बनावट में दोष होना, कानों में दर्द या बहने की शिकायत होना, लिखने में गलतियां करना, बोलते समय उच्च या निम्न स्वर में बोलना। श्रवण दोष वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा: श्रवण दोष वाले शिक्षार्थियों को शिक्षक के निकट बैठाना चाहिए ताकि वे पाठ सुनने में सक्षम हो सके। ऐसे शिक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को बोलते समय अपनी ध्वनि ऊंचा होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को तीव्र गति से बोलने से रोकना चाहिए। स्पष्ट स्वर में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। शिक्षार्थी होठों की गति
को देकर सुनने की चेष्टा करता है, इसलिए उन्हें ऐसे शिक्षार्थियों को संबोधित करते समय धीमी गति से उच्चारण करना चाहिए। शिक्षार्थियों को परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पर सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। शिक्षण में सहायक सामग्री के 3 आयाम वाले प्रारूपों का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक रूप से विकलांग अथवा मंद बुद्धि वाले बालकों की पहचान करना। मानसिक मंदता एक ऋणात्मक संकल्पना है। मानसिक रूप से मंद बालक घर, समाज अथवा विद्यालय का कार्य नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा मानसिक मंदता की पहचान की जा सकती है। बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता। बालक अपने साथियों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाता है। व्यवहारिक तथा वातावरण संबंधी कारणों से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बालक उतना कार्य नहीं कर रहा जितना उसके आयु वर्ग के बालकों से आशा की जाती है। विशेष शारीरिक दोष के कारण वह समान कार्य नहीं कर पाता। बालक में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। मानसिक रूप से विकलांग अथवा मंद बुद्धि वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा। ऐसे शिक्षार्थियों को मूर्त अथवा सजीव उदाहरण से पढ़ाया जाना चाहिए। समान शिक्षार्थियों की अपेक्षा मंद बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को पुनरावृत्ति एवं अभ्यास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सीखने वाले पाठ को छोटे छोटे उदाहरणों से प्रस्तुत करना चाहिए। मंद बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हुए उनमें कठिन प्रश्न पूछने के बजाय सरल प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसे शिक्षार्थियों के संप्रेषण कौशल का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। विकलांग बालकों की समस्याएं। शारीरिक तथा मानसिक दोषों के कारण विकलांग शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा होती है, जिसका निदान करना आवश्यक होता है। विद्यालय एवं परिवार में दूसरों के साथ समझ बनाने में ऐसे शिक्षार्थी या बालक की परेशानी होती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपने विकलांगता को स्वीकार कर लेता है और उसकी स्वधारणा प्रभावित होती है। वह उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। कभी कभी वह हताश होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और इससे उसके मनोसामाजिक समायोजन पर प्रभाव पड़ता है, जो उसके सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सामान्य बालकों की तुलना में ऐसे बालकों में तनावपूर्ण समस्याओं का सामना करने की क्षमता कम होती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण किसी नए कार्य को करने में ऐसे बालक घबराते हैं। दृष्टि दोष वाले शिक्षार्थी पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं और संवेगात्मक रूप से परेशान रहते हैं। उनका सामाजिक समायोजन भी ठीक से नहीं हो पाता। शारीरिक रूप से अपंग शिक्षार्थियों को कक्षा में प्रवेश करने तथा बैठने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसे शिक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। अभिभावक तथा शिक्षक को चाहिए कि विकलांग बच्चों और शिक्षार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं। विकलांग शिक्षार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 और बहुविकलांगता व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यास पर अधिनियम 1999 के अनुसार निम्न श्रेणी में आने वाले विद्यार्थी या व्यक्ति विकलांग क्रमशः इस प्रकार से हैं: अंधता, कम दृष्टि, उपचारित कुष्ठ रोग, बहरापन, लोकोमीटर विकलांगता, मंद बुद्धि, मानसिक रोग, स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात। इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 2010 में सर्व शिक्षा अभियान में विशिष्ट व्यवस्थाओं आने पर विकलांग बच्चों के लिए हर वर्ष 3000 रुपये की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की योजना के स्थान पर 2009-10 में माध्यमिक स्तर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना शुरू की गई। इस योजना में 9वीं से 12वीं तक के विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सभी विकलांग शिक्षार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के पहले 8 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे के 4 वर्षों की 9वीं से 12वीं तक की माध्यमिक स्तर की समावेशी शिक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पेशेवर तकनीक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त कर सके। श्रवण विकलांग बच्चे उसी पाठ्यक्रम प्रवेश अध्ययन करते हैं जो राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन द्वारा निर्धारित है, लेकिन उन्हें भाषा या मौखिक मूल्यांकन में छूट दी जाती है। दोस्तों, विकलांग शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक या सोर्स शिक्षक द्वारा विशेष सहायता दी जाती है। दोस्तों, वे बच्चे जो अभी तक अच्छी भाषा और संवाद की कला नहीं विकसित कर पाए हैं, जिन्हें लिखने पढ़ने में सहायता की आवश्यकता है और वे अपनी प्राथमिक शिक्षा विशेष स्कूल में जारी रखते हैं। विशेष शिक्षक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं और विशेष पाठ्यक्रम विकसित करते हैं ताकि
विशेष बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो सके। समेकित प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे या विशेष प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। श्रवण विकलांग बच्चों को भाषा में छूट प्रदान की जाती है और भाषा के बदले में दूसरे वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना पड़ता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय उन विकलांग बच्चों या व्यक्तियों को शैक्षणिक मौका प्रदान करता है जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नियमित रूप से पढ़ना संभव नहीं है। अधिगम अशक्तता, दोस्तों अधिगम अशक्तता क्या है? सीखने की अशक्तता का अर्थ ऐसे विकार से है जो एक या एक से अधिक उन बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है जो भाषा समझने और उसका मौखिक या लिखित प्रयोग करने के काम में शामिल है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, उच्चारण करने या गणित के सवाल हल करने में योग्यता कम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक तथा स्नायु तंत्र विशेषज्ञों के अनुसार अक्षमता को निम्न 5 प्रकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। भाषा संबंधी या मौखिक रूप से संबंधी अशक्तता जैसे अफेजिया, पढ़ने की अशक्तता एलेक्सिया डिसलेक्सिया, लिखने की अशक्तता अप्रेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्प्रैक्सिया और वर्तनी संबंधी अशक्तता से पीड़ित विद्यार्थी अक्षरों को कम क्रम में नहीं लिख पाता है, जैसे वजन को वनज लिख देता है। गणित संबंधी अशक्तता डिसकैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर पढ़ने संबंधी अशक्तता वाले बच्चे में कौन सी विसंगति पाई जाती है तो उस विसंगति का नाम क्या है? एलेक्सिया डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। भाषा संबंधी अगर समस्याएं हैं बच्चे में तो उस विसंगति को क्या कहते हैं? अफेजिया। क्या बोलते हैं उसको? अफेजिया बोलते हैं, या डिस्फेजिया बोलते हैं। भाषा संबंधी पढ़ने की संबंधी डिसलेक्सिया बोलते हैं। लिखने के संबंधी डिस्प्रैक्सिया डिस्ग्राफिया या अप्रेक्सिया बोलते हैं। वर्तनी संबंधी अशक्तता को वो कैसे लिख देते हैं? वजन को क्या लिख देते हैं? वनज लिख देते हैं। और गणित संबंधी अशक्तता को क्या किस नाम से जानते हैं? डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन निश्चित है कि आते ही आते हैं। प्रमुख अधिगम अशक्तता या अफेजिया, इस प्रकार की अधिगम अक्षमता में शिक्षार्थी के अंदर भाषा श्रवण दोष होता है। अफेजिया में क्या होता है? भाषा श्रवण दोष होता है। कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षार्थी शिक्षक की बात को वैसे ही ग्रहण नहीं करते जैसे शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द और वाक्य को दूसरे रूप में सुनते हैं। विशेषकर मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा का अध्ययन करते समय शिक्षार्थी को इस प्रकार की परेशानी अधिक होती है। किस दोष में? अफेजिया में। ये याद रखिए दोस्तों। श्रवण शक्ति दोष, भाषा अध्यापक द्वारा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, स्थानीय भाषा का अलग होना, माता पिता द्वारा स्थानीय बोली का सर्वाधिक प्रयोग तथा उच्चारण दोष के कारण अफेजिया होता है। अगली जो आपकी विसंगति है वो क्या है? डिसलेक्सिया। कौन सी है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? इस प्रकार की अक्षमता से शिक्षार्थी या बालक को शब्दों एवं वाक्यों को शब्दशः पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह दोष मूलतः बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बोलचाल की बोली के प्रयोग के कारण होता है। जैसे पंजाब प्रांत में पला बढ़ा बालक स्कूल को सकूल, महाराष्ट्र में पला बढ़ा बालक जो है गणित को गणित बोलता है, मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में पला बढ़ा बालक शहर को हक्कर कहकर उच्चारण करने में अभ्यस्त होता है। इस तरह उच्चारण दोष, स्वराघात, शक्ति का अभाव, प्रारंभिक कक्षा में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न दिया जाना, स्थानीय बोली को सर्वाधिक महत्व और क्षेत्रीयता को अधिक महत्व देना इसका कारण है। डिसकैलकुलिया, अगली विसंगति है डिसकैलकुलिया। दोस्तों, इस प्रकार के अक्षमता वाले बालक गणितीय त्रुटि जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाने के क्रम को या तो भूल जाते हैं अथवा उल्टा सीधा कर देते हैं। उदाहरणस्वरूप शिक्षार्थी गुणा करते समय 9 × 3 27 के स्थान पर कुछ और लिख देते हैं। 13 और 56 को जोड़ते समय अथवा घटाते समय अंकों को दाहिनी तरफ के स्थान पर बाईं तरफ से जोड़े अथवा घटा देते हैं। भाग वाले सवाल करते समय विभाजित संख्या के स्थान पर भाज्य संख्या एक दूसरे के विपरीत भाग कर देते हैं। गणितीय क्षमता का अभाव, प्रारंभिक शिक्षण के समय शिक्षण को गलत तरीके से गणित लिखना, स्नायु तंत्र में गड़बड़ी, बालक की कार्य करने की जल्दबाजी, प्रारंभ में गिनती पहाड़े को मातृभाषा में लिखना और बाद में अंग्रेजी प्रयुक्त करना, ये सभी डिसकैलकुलिया अशक्तता के कारण है। हाइपरलेक्सिया, अगली जो परेशानी है बच्चों की वो है हाइपरलेक्सिया। इस प्रकार की अशक्तता वाले बालक शब्दों और वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। इस प्रकार की परेशानी वाले बालक, अशक्तता वाले बालक शब्दों या वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। उन्हें बोर्ड पर लिखे गए शब्द ऊपर नीचे दिखाई देते हैं दोस्तों। डिस्ग्राफिया, अगली, इनमें मुख्यतः अक्षर की पहचान जैसे वाह, बा,
ग्रह ग्रह और सा अधिक उच्चारण अवलोकन लेखन दोष पाया जाता है, जिसमें डिस्ग्राफिया में। दृष्टि दोष, कक्षा में असुविधाजनक पाठक व्यवस्था के कारण डिस्ग्राफिया असक्तता उत्पन्न हो जाती है। अलेक्सिया, अलेक्सिया को शब्द अंधता अथवा पाठबंधता भी कहते हैं। यह शिक्षार्थी के मस्तिष्क में किसी प्रकार के नुकसान अथवा चोट लगने की कारण हो सकता है। अलेक्सिया के कारण शिक्षार्थियों को अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। डिस्मोर्फिया क्या है दोस्तों? इस शिक्षार्थी के मति भ्रम की स्थिति में रहता है, तो उसे यह महसूस होता है कि उसके शारीरिक अंग दूसरों से कमजोर है। इस मति भ्रम के कारण वह अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और इसमें से ये मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके आते ही आते हैं। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, ये सारे चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है हमने। तो इनमें से कोई ना कोई जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पर ये गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप ये वीडियो को आप पसंद किए होंगे। पसंद किए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे हमें हमारा प्रोत्साहन हो और हमें लगे कि हाँ जो है हमने अच्छा काम किया। और दोस्तों चैनल को शेयर करना मत भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपकी सफलता एक स्टेप और आगे बढ़े। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।